हम अपने संविधान के ऑडियो लेक्चर में अब एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड में पहुंच चुके हैं और वह भाग 3 है, जिसे मूल अधिकारों के नाम से जाना जाता है। अब इस मूल अधिकार की विवेचना हम जो करेंगे वह एक भाग में नहीं हो सकती है और एक बहुत लंबा ऑडियो लेक्चर आपको निश्चित रूप से बोर करेगा। तो उसके छोटे छोटे हिस्से आपके सामने हम ले आएंगे, जैसे समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अनुच्छेद 32। तो इस ऑडियो लेक्चर में हम इन्हें इसी क्रम में क्रमशः कुछ भागों में विभाजित करेंगे। अब वह कितने भागों तक चलेगा, अब इसकी घोषणा अभी नहीं करते हैं। कोशिश किया जाता है कि 3 से 4 भाग में यह कवर हो जाए। तो कोई भी जो परीक्षा होती है उसमें कुछ मूल धारणाएं होती हैं। उसी तरह संविधान के बारे में भी आपकी जो मौलिक ज्ञान है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होना चाहिए। वह किसी भी स्तर की परीक्षा हो, प्रश्न आपको जब समझ में आएंगे तभी आप उनके उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो जो उनके पीछे मौलिक विचार है उनकी सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वह व्यक्ति को व्यक्ति बनाने के लिए बेहद आवश्यक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का यह आश्वासन देते हैं। इसमें मूलतः विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता पर बल दिया जाता है। और इन्हें सुनिश्चित करने के लिए ही हमारे संविधान में भी भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानवाधिकार के चार्टरों में से यह एक सर्वाधिक विस्तृत चार्टर भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और मूल अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना, सरकार की शक्ति को परिसीमित करना तथा व्यक्ति के सामान्य हितों की अभिवृद्धि और उनकी रक्षा करने वाली सरकार की स्थापना करना है। इस प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार यह इस संविधान द्वारा इस देश में लाई गई लोकतांत्रिक जीवन पद्धति की ठोस नींव तथा उसका अपरिहार्य अंग है। भारत का संविधान, जहाँ सरकार के विभिन्न अंगों के प्रारूप, उनके कार्य, उनकी शक्तियों और उनके अंतर संबंधों का विस्तृत व्याख्या करता है, वहीं यह सामान्य जनमानस में कुछ ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताएं भी प्रदान करता है जिनके लिए वे राज्य और उनके अभिकर्ताओं के विरुद्ध दावा कर सकते हैं। अब सोचा जाए कि यह मूल अधिकार क्यों कहलाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो ये अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। वास्तव में यह नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं और इनके बगैर
कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। और मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया में संविधान में कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों को शामिल किया गया है और इनको प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत स्वयं एक मौलिक अधिकार माना गया है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमारे संविधान में मूल अधिकारों का विधिवत उल्लेख है और आर्टिकल 32 की मूल अधिकारों को लागू किया जाना अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक को संतुलित व उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलना चाहिए, जिसके लिए ये अधिकार नितांत आवश्यक हैं और इन अधिकारों को राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर रखा गया है तथा संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह सीधे उच्च या उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की गारंटी देता है। स्पष्टतः मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, पर इनमें से कुछ अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, उसे भी प्राप्त है। मूल अधिकार के अनुच्छेदों में कहीं नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है तो कहीं व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। मूल अधिकार के जिन अनुच्छेदों में नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है वे अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। दूसरी तरफ जिन अनुच्छेदों में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वे अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वे भारत के नागरिक हों या विदेशी हों। परंतु इसका अपवाद भी है। अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, पर यह अधिकार तत्कालीन शत्रु देश के किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। मूल अधिकार राज्य को निरंकुश व्यवहार करने से रोकते हैं, नागरिकों तथा व्यक्तियों की संरक्षा प्रदान करते हैं ताकि राज्य मनमाने ढंग से उनका अतिक्रमण न कर सके। न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय इसमें दोनों ही आ जाते हैं, एक तरीके से मूल अधिकारों के प्रहरी होते हैं। यदि कोई राज्य कोई ऐसा कानून पारित करता है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय उचित सुनवाई के पश्चात मूल अधिकार से असंगत विधियों को अवैध घोषित कर सकता है। तो अब आइए, जैसे कुछ अधिकार जो सभी व्यक्तियों को हासिल हैं, जिसमें नागरिक और अनागरिक का भेद नहीं किया गया है, उनकी चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 25 से लेकर 28 यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब अभी जिन आर्टिकल का हम उल्लेख कर रहे थे यह सभी व्यक्तियों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। और अब कुछ ऐसे मूल अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं,
तो आर्टिकल 15 जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 मतलब 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो यह जो 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद हैं, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को हासिल हैं। और इस पर कुछ पर चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकारों और सामान्य कानूनी अधिकार के बीच में अंतर है। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, जबकि सामान्य कानूनी अधिकार संविधान के उपबंधों में जहाँ तहाँ बिखरे पड़े होते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और दूसरे अन्य न्यायालयों के निर्णयों में इनका उल्लेख किया जाता रहता है। भारतीय राज्य विधान पालिका संविधान के नियमों के अनुरूप विधि बनाकर सामान्य कानूनी अधिकारों का विनियमन कर सकती हैं। दूसरी तरफ मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। सामान्य कानूनी अधिकार केवल कार्यपालिका के कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि विधायिका उचित प्रक्रिया अपनाकर सामान्य कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है। लेकिन मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विधायिका संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित नहीं कर सकती। उच्चतम या उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रहरी हैं। मूल अधिकारों का अतिक्रमण होने पर सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है, जबकि सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो एक सामान्य अंतर जो इनके बीच में है, मतलब सामान्य कानूनी अधिकार और मूल अधिकार, तो वह कुछ इस तरीके से है। पहले हम मूल अधिकारों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो बात कर रहे थे उन्हीं का यह एक पुनर्पाठ जैसा ही है। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा का प्रावधान है। मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और तीसरा बिंदु है, मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन का सहारा लेना पड़ता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। सामान्य कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून बनाए जाते हैं। सामान्य अधिकार केवल कार्यपालिका से सुरक्षा प्रदान करते हैं। संसद कानून बनाकर इन अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, जबकि सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ मूलभूत विशेषताएं हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अभी तक जानकारी हासिल किए हैं। और इसमें एक राज्य की भी परिभाषा दी गई है, क्योंकि मूल अधिकार आमतौर पर राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार होते हैं, और ये अधिकार व्यक्तियों तथा नागरिकों को राज्य के मनमाने व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार भारत सरकार और भारत की संसद, इसमें संघ की कार्यपालिका तथा संघीय विधायिका शामिल है। यहाँ पर हम राज्य की जो कुछ परिभाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, इसके अंतर्गत राज्यों की कार्यपालिका व विधायिका शामिल होती है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाएँ तथा अन्य निगम या बोर्ड का या प्राधिकरण शामिल होते हैं।
अन्य प्राधिकारी इसके अंतर्गत वे सभी व्यक्ति या संस्था शामिल हैं जो संविधान या किसी नियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं तथा जिन्हें शासन के अधीन कोई विधि या उपविधि बनाने तथा उसे प्रवर्तित कराने की शक्ति प्राप्त है। स्पष्ट है कि भाग 3 तथा 4 के लिए राज्य का अर्थ प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए राज्य क्षेत्र से अलग है। अनुच्छेद 13 भूतकाल और भविष्य की विधियों से मूल अधिकारों की रक्षा का उपबंध करता है। यह मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। अनुच्छेद 13(1) पहले से लागू विधियों से मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इनके अनुसार संविधान के प्रारंभ से पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी वृत्तियां और विधियां मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। इसी तरह अनुच्छेद 13(2) में संविधान लागू होने के बाद बनाए जाने वाली विधियों से मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है तथा राज्य को मूल अधिकारों से असंगत विधियां बनाने की मनाही करता है। इसके अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हैं या इसके प्रभाव को कम करती है। यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। यहाँ विधि शब्द में विधायिका द्वारा पारित विधियों के अतिरिक्त कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना तथा विधि का बल रखने वाली रूढ़ या प्रथा शामिल है। अनुच्छेद 13 कई सिद्धांतों को प्रभावी बनाता है, जैसे भूतलक्षी प्रभाव का न होना, पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। 13 पहले से प्रवृत्त बाद में बनाई जाने वाली दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होगा, परंतु यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा, मतलब पीछे के समय से। तात्पर्य है कि भारत में पहले से लागू मूल अधिकारों से असंगत विधियों पर मूल अधिकारों की वरीयता संविधान लागू होने के दिन से प्रभावी होगा। संविधान के प्रवर्तन से पूर्व किए गए कार्यों पर पहले से प्रवृत्त विधियां ही लागू होंगी, भले ही वे मूल अधिकारों से असंगत हों। दूसरी तरफ संविधान लागू होने के बाद बनाई गई मूल अधिकारों से असंगत विधियां प्रारंभ से ही शून्य होंगी, पर ऐसी घोषणा न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। अब एक वाद का उल्लेख कर देते हैं। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि पहले से प्रवृत्त मूल अधिकारों से असंगत विधियां संविधान के लागू होने पर समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं तथा निष्प्रभावी हो जाती हैं। भविष्य में किसी संशोधन द्वारा मूल अधिकारों का आच्छादन हटने पर वे विधियां पुनः प्रभावी हो सकती हैं। इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत विधियां मूल अधिकार के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। इसका तात्पर्य है कि किसी विधि का केवल वही भाग शून्य होगा जो मूल अधिकारों से असंगत है, संपूर्ण विधि नहीं। परंतु यदि किसी विधि का असंगत भाग पृथक करने पर उस विधि का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है तो संपूर्ण विधि ही शून्य होगी। यह पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है। अब आते हैं थ्योरी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। तो हमारे अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का जो कि आधार स्तंभ है, यह पहले से लागू तथा भविष्य में बनाई जाने वाली विधियों से मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार अनुच्छेद 13
पहले से लागू तथा भविष्य में बनाई जाने वाली सभी विधियों को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाता है। कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है या नहीं, इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों से असंगत विधियों को अवैध घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 मतलब 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को अवैध घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की इस शक्ति को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है, जिसे संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब एक और मुद्दे पर आते हैं कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक विधि का शब्द भी शामिल है। तो क्या राज्य मूल अधिकारों को छीनने या उनके प्रभाव को कम करने वाली कोई विधि नहीं बनाएगा? यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या संविधान संशोधन द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जा सकती है जो मूल अधिकारों के अंतर्गत हो? तो इसमें जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। तात्पर्य यह है कि संसद संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों को छीनने या न्यून करने वाली कोई विधि नहीं बना सकता। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया है। इसके अनुसार अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। तात्पर्य है कि संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई कोई विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उल्लिखित विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। अर्थात संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से असंगत कोई विधि बना सकती है तथा इस विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह मूल अधिकारों से असंगत है या उसके प्रभाव को कम करती है। अब फिर इसी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई किसी विधि को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और यह विधि संविधान के और यदि वह विधि संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करती है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद को संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है, परंतु संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई किसी विधि को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह विधि संविधान के आधारभूत ढांचे के प्रतिकूल है। तो इस तरह से हम मूल अधिकारों के बारे में एक ठीक ठाक परिचर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम जो मूल अधिकारों की जो 6 श्रेणियां हैं हमारे संविधान में उन पर क्रमशः चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इस
हमारे छोटे से प्रयास को भी आगे बढ़ाइए और इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। शुक्रिया।